नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ पूर्व रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहां पर मौजूद है। पूरा देश स्तब्ध है। दिल्ली में जो भीषण धमाका हुआ उसकी जांच जारी है। तमाम टीमें एफएसएल की टीम से लगा के हाई लेवल की सारी सिक्योरिटी एजेंसियां इस बात की तहकीकात में लगी हैं कि दरअसल ये धमाका कैसे हुआ, किससे किया गया और इसके पीछे कौन है। सारी कयासबाजी अलग, क्योंकि इस समय पूरा देश इस चीज से स्तब्ध है। और मानिए कि एक समय था कि जब हम लोग सब भूल चुके थे, धमाका बम ये सब की अब कभी इसका जिक्र करना तक याद भी नहीं आता था। लेकिन अचानक जो है दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाके, सबसे हाई सिक्योर इलाके मतलब लाल किले के ठीक सामने बम विस्फोट हुआ है। लकी जी, सबसे पहला सवाल, इस पूरा जो ये विस्फोट हुआ, अभी जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, जितना भी चीजें मैं देख रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि देखिए, आप 6 तारीख को चाहे जेएनके पुलिस, हरियाणा पुलिस ने एक कंबाइंड ऑपरेशन, यूपी पुलिस के साथ एक ऑपरेशन किया। सहारनपुर में आपको पता है आदिल को अरेस्ट किया। उसके बाद 10 तारीख को उसकी बताई हुई जगह से हमारे को 2900 केजी विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। तो इनका जो तीसरा साथी, जो उमर, जो इस पूरे इंसिडेंट के अंदर अभी तक मेन बताया जा रहा है, वो एक अमोनियम नाइट्रेट लेके आता है गाड़ी के अंदर, और दिल्ली के लाल किले जैसे सेंसिटिव एरिया जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा तोरण करते हैं, वहां एक धमाका किया जाता है। सर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया चैनल्स में मैं बात सुन रहा हूँ कि अरे गलती से हो गया, नहीं ये करना नहीं चाह रहा था। क्या, अगर आप इस पूरे पैटर्न को समझो सर, अगर वो चाहता, एक वो नेशनल हाईवे को छोड़ के दिल्ली भारत की राजधानी के अंदर एंटर होता है, एंटर होने के बाद वो दिल्ली के लाल किले जैसे एरिया जहां पर पूरी दिल्ली पुलिस लगी है, चप्पे चप्पे पर हमारी सीआरपीएफ लगी रहती है और भी हमारी फोर्सेस लगी रहती है, वो उस एरिया के अंदर आता है, लाल किले के सामने एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है और 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर ही रहता है। उसको पहले से पता था, उसको ये जरूर पता था कि आज नहीं कल मुझे भारत की फोर्सेस ढूंढ लेगी, बचना असंभव है। उसके ऑलरेडी साथी पकड़े जा चुके हैं। तो उसने एक पूरा प्लान किया। हो सकता है कि अगर वो उसके साथी नहीं पकड़े जाते, हमारी फोर्सेस उनको नहीं उठाती, तो इतनी जल्दी इस प्लान को नहीं करता या कुछ भी और। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि यार ये कोई एक इंसिडेंट नहीं, एक आतंकवादी हमला नहीं करना चाह रहे थे, हड़बड़ाहट में हो गया, जल्दबाजी में हो गया, ये सब चीजें गलती से हुई। एक चीज और, एक गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट पड़ा हुआ है, एक लो एक्सप्लोसिव है गाड़ी के अंदर, और उस गाड़ी के अंदर इतना टेम्परेचर, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट को धमाका करने के लिए कम से कम 150 से 170 डिग्री की टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर भी आता है। आपने इसका इफेक्ट देखा सर, कितने लोग मारे गए, कितने लोग आज घायल पड़े हुए हैं हॉस्पिटल्स में, जो भी अभी गंभीर हालात में है। इस सब जी। सिचुएशन के बाद भी आप बोलते हो कि यार नहीं गलती से हो गया, हड़बड़ाहट में हो गया। तो आपने इसका इफेक्ट देखा, गाड़ी के चीथड़े उड़ गए, गाड़ी का सीएनजी का टैंक कितनी दूर जाकर गिरा है। तो आप एक्सप्लोजन की ताकत देखो सर, 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? लगभग 20 से 25 केजी आरडीएक्स का जो धमाका होगा, उतना इफेक्ट दिया इसने। मतलब 20-25 केजी आरडीएक्स के बराबर 80 इसने अब पूरा जो एक्सप्लोजन है ये इतना, अगर पैमाने पर अगर आप बता रहे हैं इतना आरडीएक्स अगर होता और इतना अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। बिल्कुल। और दूसरी चीज, सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट नहीं फटा है, लोगों की जानें गई है। जिस जगह पर ये अमोनियम नाइट्रेट रखा होगा गाड़ी के अंदर, I-10 के अंदर, ऐसा नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट खुला रखा है। इस अमोनियम नाइट्रेट को बहुत टाइटली पैक किया होगा। यानी कि 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट समझ लो एक ऐसे डब्बे के अंदर, ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है जिसमें 50 केजी ही सामान आ सकता है, क्योंकि जितना टाइट फीलिंग रहेगा धमाका उतना ज्यादा होगा। और इस अमोनियम नाइट्रेट के साथ बहुत सारे स्प्लेंडर रखे होंगे, लोहे के छर्रे, कील, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और फिर भी आप कहते हैं कि गलती से हो गया, हड़बड़ाहट में हो गया। आपको पता है कि दिल्ली के लाल किले से धमाके के करने का मतलब है पूरा नेशनल कवरेज, पूरी दुनिया तक जाना सर। और सच में पूरी दुनिया तक जो उनका मैसेज था और वो गया भी, यहां से लेकर पूरी दुनिया भर की जो भी टॉप अखबार थे, सब में इस खबर को, दिल्ली ब्लास्ट को जो है दिखाया। और कई मतलब इजराइल ने संवेदनाएं भेजी और दूसरे देशों ने भी की। लेकिन जो आप बात कर रहे हो कि ये बात लगातार कही जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट से सुनने में आ रहा है कि हड़बड़ाहट में हो गया, वो करना नहीं चाहते होंगे, जल्दबाजी में उनके पास कोई अवसर नहीं मिला, ऐसा ये चीजें जो दो हैं। लेकिन आपने जो पैटर्न बताया उसको देख के कहीं ये नहीं लगता है?
दूसरी चीज सर कि बहुत सारे लोगों के भी आपने ट्विटर में सवाल देखो, दुनिया भर की चीजें बोल रहे हैं लोग कि सर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थी। अगर आप देखो सर इंटेलिजेंस सहारनपुर पर भी से सवाल लेकर, उठ रहा है, इंटेलिजेंस कहाँ चूक गई? सर इंटेलिजेंस इसमें 2900 केजी पकड़ा गया अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ विस्फोटक। अगर वो सोचो कि इतना बड़ा हादसा होता तो कितना नुकसान होता। हमारे हम्म, सारे बॉर्डर्स को सील कर चुकी है हमारी सरकार। आज देश का कोई भी एंटी एलिमेंट्स देश के अंदर नहीं आ पा रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया है सर, यहीं से अमोनियम लिया है ना। एक डॉक्टर है, इसमें इंटेलिजेंस क्या करेगी? एक डॉक्टर जैसा प्रोफाइल अमोनियम नाइट्रेट खरीद के ला रहा है। और दूसरी चीज कि कह रही है कि यार सरकार क्या कर रही है। आपने देखा सर धमाका होने के बाद कुछ ही टाइम के बाद हमारे देश के गृह मंत्री प्रेजेंट ब्लास्ट सीन पर मौजूद थे। आपको इसका मतलब पता है देश की जनता को कि ऐसी सिचुएशन में दुनिया का कोई भी आदमी उस जगह पर नहीं जाएगा सर। ये रूल है, ब्लास्ट साइट का एक रूल है कि जब तक एनबीडीसी पूरे एरिया को क्लियर नहीं करेगी, इस देश के गृह मंत्री वहां पर जा रहे हैं। हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने उस जगह पर कोई सेकेंडरी डिवाइस भी लगाया है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया वहां पहुंची है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहां पहुंचे हैं, एनआई के अधिकारी वहां पहुंचे, कि देश के गृह मंत्री भी वहां पहुंच गए सर। हमारे देश के गृह मंत्री ने यह नहीं सोचा कि यार नहीं वहां पर एक सेकेंडरी डिवाइस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, उन्हें बताया गया होगा कि सर अभी जगह सेफ नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए यहाँ पर। फिर भी हमारे अच्छा देश के उनसे गृह मंत्री उनसे अच्छा ये लकी जी, ये उनसे जरूर कहा गया होगा, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं। सर कहा होगा सर, बिल्कुल प्रोटोकॉल है कि सर जब तक पूरे एरिया को क्लियर नहीं किया जाएगा, ओके रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, जब तक हमारी एनबीडीसी नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, एनआईए, एनएसजी ये क्लियर रिपोर्ट नहीं देंगे कि सर एरिया सेफ है, वहां पर कोई भी वीवीआईपी नहीं आ सकता सर। आप समझ रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद भी गृह मंत्री उस जगह पर जाते हैं सर। इसका और क्या कुछ ही मतलब? देर के बाद, तुरंत एक, मुझे लगता है कुछ एक सवा घंटे के बाद वो पहुंच गए थे वहां पे। एक सवा घंटे के बाद पहुंच गए तो हमारी फिर भी लोग सरकार से क्वेश्चन करते हैं सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पर कोई भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि सेकेंडरी डिवाइस भी अभी किसी को पता और नहीं है, क्योंकि हो सर सकती है। आप पैटर्न्स देखकर देखो सर, आप दुनिया के टेररिज्म का पैटर्न देखो। टेररिज्म क्या करता है, पहले एक धमाका करता है, उस धमाके के बाद कुछ एक टाइमिंग के बाद वहां पर वो वेट करता है दूसरा धमाका करने के लिए। ये उसका प्राइमरी टास्क होता है, पता आपको? एक धमाका हम्म करता है, ये उसका सेकेंडरी होता है। उसको पता होता है थोड़ी देर के बाद, आधे एक घंटे 2 घंटे के बाद यहाँ पर भीड़ होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, मीडिया के लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे, तो दूसरा इफेक्ट होता है। ये मैं कह रहा हूं, ये दुनिया के बहुत देशों के अंदर हुआ है ऐसा। ये सब कुछ हम्म। जानने के बाद भी भारत देश के गृह मंत्री ब्लास्ट सीन पर पहुंचते हैं सर। ये मैसेज था हिंदुस्तान वासियों के लिए। कि मैं एक मैसेज है कि भाई मैं देश के साथ हूं, हमारी सरकार देश के साथ है, ये पूरा देश एक है सर। बस हमें, मैं आपसे विनती कर रहा हूं सर आपके चैनल के माध्यम से 147 करोड़ लोगों से कि हमें एक रहना है, हमें कभी नहीं टूटना। पूरा हिंदुस्तान एक है सर। आज दुनिया जो भी आतंकवाद हमें डराने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें एक मैसेज दो कि हमारा देश सर भगत सिंह जी का देश है, सुभाष चंद्र देश का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का देश है। और हिंदुस्तानी लोग इस संसार में किसी के बाप से नहीं डरते सर। ये तो टेररिज्म है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी इसके पीछे थे, हमारी एजेंसीज उन्हें पाताल से ढूंढ कर ले आएंगी सर। आप ही अपने चैनल से कुछ दिन के बाद बताओगे कि दिल्ली केस के इस आदमी को शूट आउट कर दिया, इस आदमी को शूट आउट कर दिया। आप यहीं से मैसेज दोगे सर। मतलब ये तो, ये समझ ले हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 80 केजी से और 2900 केजी जो वहां पर बरामद किया गया। लकी जी, एक सवाल यहाँ पर आता है कि ये सब मतलब इतनी आसानी से इनकी पहुंच तक आया कैसे होगा? इसका मॉड्यूल क्या रहा होगा इन लोगों का? सर देखो आज के टाइम में जैसे हम अपग्रेड होते हैं, आज हमारे जो टीनेजर्स हैं देश के या कोई भी हो, वो भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, धीरे धीरे चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आज पहले हम लोग नॉर्मल एंड्रॉइड फोन लेते थे, आजकल और अपग्रेड करते हैं। पहले आपने आईफोन 10 लिया, 11 लिया, आप 17 तक पहुंच गए, आप खुद को अपग्रेड करते हैं। तो टेररिज्म का तरीका चेंज हो गया। आप कभी ये सोच सकते हो कि एक आदमी जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई करी, जो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा? पहली चीज तो ये, उन्होंने अपना काम करने का तरीका चेंज किया। दूसरा, उन्होंने इन्हीं लोगों को क्यों चुना? इन्हीं लोगों को चुनने का सबसे बड़ा रीजन, चाहे जैसे मोहम्मद हो या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये धमाका करवाया, उन्होंने इन लोगों को टारगेट इसलिए किया क्योंकि इनका जो प्रोफाइल है वो एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर के प्रोफाइल को अगर आप अमोनियम नाइट्रेट लेने जाएंगे,
आप और हमको अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिलेगा सर हिंदुस्तान में। एक आम आदमी अमोनियम नाइट्रेट को नहीं खरीद सकता, लेकिन एक डॉक्टर को ऑथराइज है कि यार वो किसी जैसे लैब के काम के लिए, दवाइयों के काम के लिए, रिसर्च के लिए 5 kg अमोनियम नाइट्रेट तक खरीद सकता है, एग्जाम्पल के लिए। अब पहली चीज क्या हो गई, इनके पास एक्सेस है अमोनियम नाइट्रेट को खरीदने का। अगर बाई चांस कभी भी सपोज करो इनकी गाड़ी के अंदर नॉर्मली चेकिंग में भी 2-3 kg अमोनियम नाइट्रेट मिल गया, तो ये जवाब दे सकते हैं हाँ कि हम हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमको हमारा आवश्यकता पड़ती प्रोफेशन है। ऐसा है, हमारे को रिसर्च वर्क के लिए चाहिए, चीजें चाहिए। तो एक डॉक्टर होने के नाते इनको इजीली तरीके से क्या हो गया सर, अमोनियम नाइट्रेट मिला। तो तभी टेररिज्म ने क्या किया, इन लोगों को चुना। और आज आपको मैं आपके चैनल के अंदर एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो लोगों को शौक लगेगा सर। आप ये सोचो कि कभी आपके दिमाग में एक चीज आई है सर कि आतंकवादी लोग या मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे लोग या आईएसआई जैसे लोग जो हजारों किलोमीटर दूर है हमसे, वो कैसे इन लोगों को चुन लेते हैं? ये हिंदुस्तान के हर आदमी के दिमाग में सवाल आना चाहिए। तो हम्म। आज आपको मैं बताता हूं कि उनका आईएसआई का काम करने का तरीका क्या है, ये कैसे चुनते हैं। आपको बताता हूं, सपोज करो लक्की बिश्त ने आज इंस्टाग्राम के अंदर क्या किया, एक रील डाल दी। हम्म। मैंने एक रील अपलोड करी अभी। अब हम्म। आईएसआई का काम क्या होगा, ये चाहे आप आईएसआई हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, काम करने का तरीका बताता हूं सर। लक्की बिश्त ने देश के लिए एक रील बनाई, मैंने हमारे देश के पक्ष में बात करी, लोगों को बोला कि यार प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, हमारी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है। मैंने एक रील बनाई देश को लेके, यहां पर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स करना स्टार्ट हो जाता है। तो आईएसआई की एक टीम होती है जो उस पूरे कमेंट्स को एनालाइज करना शुरू करती है सर। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को गाली देना शुरू करते हैं। तो गाली देना शुरू करें, उस आईडी को ढूंढना। ऐसे सपोज करो 10 लोग हो, तो ये 10 लोगों के उस आईडी को ढूंढना शुरू करते हैं, उनके आईपी एड्रेस का पता लगाते हैं, कंटिन्यू उनके ऊपर वॉच करना शुरू करते हैं। जब इन्हें पूरा ये पता चल जाता है कि ये आदमी सख्त नफरत करता है हिंदुस्तान से, उसको टारगेट करते हैं सर। समझ में आया आपको कि हजारों हम्म। किलोमीटर दूर बैठकर सिर्फ एक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर किए हुए कमेंट से कैसे आईएसआई, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग उन तक पहुंचते हैं सर। बहुत बड़ी बात है, मतलब सच में कि हजारों किलोमीटर दूर से बैठकर और ये लोग बहुत आसानी से अपना पूरा नेटवर्क बढ़ा लेते हैं, अपना मॉड्यूल, और ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। वो कैसे चुनते हैं, ये हैरत हो रही जान के। जो जिस तरह से आप जो ये बात बता रहे हैं कि आपका एक कमेंट आप सोशल मीडिया पर किया हुआ और वहां पर वो आईएसआई के ट्रैक पे है कि भाई ये आदमी हिंदुस्तान के खिलाफ या वहां की सरकार के खिलाफ ऐसी बातें लिख रहा है, इसको ट्रैक करो, ये जल्दी कैप्चर होगा, जल्दी हाथ में आएगा। तो देश के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए सर कि अगर इस देश के खिलाफ कोई भी आदमी चाहे सोशल मीडिया में बात करे, दुनिया पर कहीं पर भी बात करे, उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आप मतलब हजारों किलोमीटर दूर बैठकर यार, उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें बता रहे हो कि भाई मैं एक आत्मघाती बनने के लिए रेडी हूं। आपके एक कमेंट से वो लोग समझ रहे हैं सर, आप उनका रिक्रूटमेंट करने का तरीका क्या हो गया। हम्म। क्योंकि देखिए लकी जी, अभी तक जितनी यहाँ पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें अभी तक कहीं सारे लोग, कहीं कोई हैदराबाद से, वेस्टर्न यूपी से, फरीदाबाद से, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में तो अब तक 1500 लोगों को हिरासत में एजेंसियां ले चुकी हैं, उनसे लगातार इंटरोगेशन चालू है। मतलब ये पूरा जो नेटवर्क था मतलब अंतरराज्यीय, यहीं पे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से चलाया जा रहा था। लकी जी, एक जो ये पूरा टेरर, जो जो अब तक का जो नेटवर्क, जो मॉड्यूल समझ में आया है, फरीदाबाद हो, वेस्टर्न यूपी हो, गुजरात हो, ये हैदराबाद हो, इन सारी जगहों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर से 1500 लोगों को हिरासत में लिया है जेएनके पुलिस, और स्पेशल एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं उस पूरे मॉड्यूल को। लेकिन देखिए, ये देश के हर कोने से लोग जो है ये इसमें इन्वॉल्व है। तो ये कितना बड़ा, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट समझ में आता है। देश के अंदर ही लोगों को जो तैयार किया जा रहा है। सर देखो, मैंने आपको बोला कि टेररिज्म का तरीका चेंज हो गया काम करने का, लेकिन जो ये लोग हैं, ये हमारे ही देश के लोग हैं सर, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं पढ़े, इसी देश का खाते हैं। ये इन्हें क्या लगता है सर कि अगर हिंदुस्तान में आतंक फैलाएंगे तो पाकिस्तान में बैठा हुआ आईएसआई या हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग इन्हें सराखों में बैठाएंगे सर? आज देखिए ना, आज सारे के सारे अरेस्ट हुए, हमारे हिंदुस्तान की सरकार उन्हें वो सजा देगी कि उनकी रूह कांप जाएगी।
हाफिज सईद हो या मौलाना मसूद अजहर, जैस या आईएसआई, कभी ना पूछने नहीं आएंगे सर। और इन हम्म। लोगों को एक गलतफहमी और होती है कि अगर हम हिंदुस्तान की धरती में एक टेररिज्म अटैक करके पाकिस्तान जाएंगे तो हमें सलाखों में बैठाएंगे सर। हाँ तो बिल्कुल। जिस दिन, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको एक मैसेज दूं लोगों को, कि जिस दिन इनमें से कोई आदमी हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाएगा तो शायद वो पाकिस्तान की धरती में भी नहीं पहुंचेगा सर। आईएसआई हो या मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग उन्हें इतना नीचे दबाएंगे कि गूगल भी नहीं ढूंढ पाएगा सर। क्योंकि जीवन में वो कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य के अंदर ये कभी हिंदुस्तानी एजेंसियों के हाथ लगे, ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक आतंकवाद का ब्लेम लगा सके। ये इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें गलतफहमी है इस चीज की कि हमारे को वहां पर फूलों की मालाएं पहनाई जाएंगी। हाँ, जबकि ये लोग इसी चक्कर से कि हमको अच्छा पैसा मिल जाएगा या कि भाई लालच ही होगी ना, तभी तो आप देश के खिलाफ गद्दारी करने में आप उतरे हो कि आपको लालच दी गई होगी भाई तुम ये करो, फिर पाकिस्तान में आके तुमको बढ़िया आलीशान जिंदगी यहाँ पर हम देंगे। अरे सर, पाकिस्तान के अंदर आलीशान जिंदगी होती तो लोग भूखे मर रहे हैं सर। हर रोज धमाके हो रहे हैं। आप उस पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर रहे हैं जहां की सेना हर रोज मर रही है सर? क्या वो इनकी मदद करेंगे सर? जो पाकिस्तान आज भूखमरी में जाने वाला है, आज पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की सिचुएशन पैदा हो गई, जिस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने फील्ड मार्शल के पीछे खड़ा रहता है सर, उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सर ये लोग। बिल्कुल सही लगी आपको जाना। बस एक सवाल मेरे पास आया है, ये कर लूं कि जो सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि जो मुजम्मिल और उमर है, वही उमर जो कि बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसका फेस कुछ दिख रहा है, हालांकि अभी तक ये पुख्ता नहीं है कि वही था या फिर कोई, लेकिन जो अभी तक जांच में है कि वही गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उस आत्मघाती विस्फोट में उसकी भी जान चली गई, उसका हाथ वहां पर बरामद हुआ था वो और मुजम्मिल। इन्होंने तुर्की की यात्रा भी की है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये दोनों जो है तुर्की गए थे। इनके पासपोर्ट से इस तरह का क्लू मिला है क्या? हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखा था, ये अजरबैजान और तुर्की, इन्होंने दोनों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। दो ऐसे मुल्क थे जो भारत के खिलाफ खड़े हुए थे और इन्होंने भी तुर्की को विजिट किया। तो क्या इसका कोई तुर्की कनेक्शन भी सर लकी जी हो सकता है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर। आप मेरी एक चीज, मैं आपको एक चीज बता दूं सर, उमर के ऊपर कोई ना कोई तो कमांडर होगा ना सर। ऐसा तो नहीं है कि उमर डायरेक्ट अकेला इंडिविजुअल इस पूरे का मास्टरमाइंड हो सर। वो किसी ना अच्छा, किसी को तो उमर रिपोर्ट। उमर मास्टरमाइंड नहीं हो सकता? नहीं सर, कैसे आप मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है सर? आज मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आईएसआई है सर। आईएसआई के बाद कौन है? जैसे मोहम्मद है सर। लेकिन जैसे मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर के नीचे भी तो कोई होगा जो उमर को कमांड कर रहा होगा सर। अब ऐसा डायरेक्ट तो नहीं है कि हर रोज ये मौलाना मसूद अजहर को ही रिपोर्ट दे रहा होगा। अगर हम्म। आईएसआई ने इतना बड़ा टेरर प्लान किया हिंदुस्तान के अंदर, जैसे मोहम्मद ने आतंकवादी हमला करवाया है, तो जैस के नीचे भी कोई है ना सर जो उमर को कमांड दे रहा होगा, या हम्म। उमर को बोला होगा कि जा भाई आज तू जाके दिल्ली के अंदर से, कोई चांस नहीं है, ये कर। किसी ना किसी को तो रिपोर्ट दी होगी ना। तो आप कैसे कह हम्म। सकते हैं कि उमर ही मास्टरमाइंड होगा सर? इसका मतलब सही अगर कह रहे उमर, नहीं नहीं, अगर उमर मास्टरमाइंड है तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में टेररिज्म ही खत्म हो गया। फिर तो टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि मास्टरमाइंड मर चुका है। हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड ये नहीं, इसका कोई आका कहीं से कनेक्शन है जो कि इसको लगातार वहां से इंडिकेशन मिल रहा था। हर चीज की मदद कर रहा था सर। कोई ना कोई तो है जिन्होंने इनकी इतनी मदद करी, कोई ना कोई तो था जिन्होंने AK-47 पहुंचाई सर। ये AK-47 घर में तो नहीं बनाई ना इन चारों ने। हम्म। जो AK-47 पकड़ी गई है, ना तो इसको उमर ने अपने घर में बनाया है, ना आदिल ने घर में बनाया, ना फीमेल डॉक्टर ने अपने घर में बनाया। तो कोई ना कोई तो था जो AK-47 इन तक पहुंची। चलो मैं ये बोलता हूं सर, चलो हमने और बोल इनके दिया। जो और इनका जो ये तुर्की वाला ये पासपोर्ट के अब जो हो रहा है, तो क्या ये लोग वहां पे विजिट कर गए हो या इसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है? सर तुर्की तो हमेशा अगेंस्ट है ना सर। देखो ये लोग तो पीछे से ही बैकफुट से गेम खेलते हैं। अभी से नहीं है, पहले से ही बैकफुट से गेम खेलते हैं सर। पूरी की पूरी प्लानिंग वहां पर होगी, पूरी की पूरी फंडिंग, क्योंकि अगर पाकिस्तान जाएंगे तो इंडियन एजेंसी की नजरों में आ जाएंगे सर। हम्म। क्यों? तो तुर्की के अंदर जाके पाकिस्तान से भी लोग आए होंगे सर, जिन्हें तुर्की के अंदर जैस के भी लोग आए होंगे, आईएसआई के भी लोग आए होंगे, जिन्हें तुर्की के अंदर एक प्लान बनाया होगा। और लास्ट में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं सर, एक सवाल पूछ रहा हूं लोगों से। चलो आप जाते जाते आप करें अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है? अब एक क्वेश्चन सर लोगों के लिए समझाऊंगा सर। मुझे वो दूसरा कौन सा केमिकल था जो इस गाड़ी के अंदर था? आप तो अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया का कोई भी लो एक्सप्लोजिव, फिर वापस सुन लीजिए सर, हाई एक्सप्लोजिव और लो एक्सप्लोजिव। हाई एक्सप्लोजिव को धमाका करने के लिए क्या होता है? डेटोनेटर की जरूरत होती है। मैंने क्या बोला? चाहे दुनिया में वो RDX हो, TNT हो, PK हो, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव हो,
दुनिया का कोई भी एक्सप्लोजिव को धमाका करने के लिए डेटोनेटर चाहिए, लेकिन लो एक्सप्लोजिव जैसे अमोनियम नाइट्रेट, इसको धमाका करने के लिए डेटोनेटर नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया का कोई भी लो एक्सप्लोजिव बिना रिएक्शन के क्या नहीं होता, धमाका नहीं देता। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट को किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन दिया गया है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं सर? बिल्कुल सर, मैं दुनिया आप का कह रहे हैं कि आखिरकार सब कोई अमोनियम नाइट्रेट की बात तो कर रहा है, ये तो बताइए कि दूसरा केमिकल कौन सा था? दूसरा केमिकल, सर मैं क्या कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी लो एक्सप्लोजिव, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत इजी, ताकि आम लोग समझ सकें। डेटो हाई एक्सप्लोजिव में धमाका कब होता है? जब डेटोनेटर को क्या मिलती है? पावर। ये हाई एक्सप्लोजिव की, हम आते हैं लो एक्सप्लोजिव में। दुनिया का कोई भी लो एक्सप्लोजिव अकेला कभी नहीं फट सकता। ऐसा दुनिया में कोई भी लो एक्सप्लोसिव नहीं है जो अकेला फटेगा। वो दुनिया में किसी ना किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करेगा, तभी उसमें धमाका होगा। आप बात अमोनियम नाइट्रेट की कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा लो एक्सप्लोसिव दूसरा केमिकल था जिसके साथ अमोनियम नाइट्रेट ने रिएक्शन किया, 170 डिग्री टेम्परेचर मिला और धमाका हुआ? वो दूसरा केमिकल कौन सा था इनके पास? एक और लो एक्सप्लोसिव कौन सा है इनके पास सर? ये बहुत सही बात की कि अमोनियम नाइट्रेट की बात हो रही है, सीएनजी जो उस पे लगा उसकी बात, लेकिन उसका रिएक्शन किस केमिकल से किस कराया गया केमिकल होगा? किस केमिकल, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी रीजन मैं यहां से नहीं बता सकता कि हम्म। अमोनियम नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्शन करते हैं तो धमाका होता है। लेकिन आप उस दूसरे केमिकल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो दूसरा केमिकल भी तो है जो इन लोगों के पास है सर, वो कहां रखा हम्म। हुआ है? ओके। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया रकीबी से तमाम जानकारी देने के लिए और लोगों से अपील करने के लिए कि गलत चीजों को बचें, गलत अफवाहों से बचें, सही जानकारी जो देश हित के लिए, क्योंकि सरकार, एजेंसियां, सुरक्षा बल, सभी कोई इस वक्त बस एक ही सवाल के जवाब तलाश रहे हैं कि कौन है इसके पीछे, किसका मॉड्यूल है और कितने लोग हैं और इनका मकसद क्या है। नकीब ने शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी बात खत्म करने से लेकर एक ही बात की कि अफवाहों में और दूसरी जो गलत और जानकारियां जो डिफरेंट तरीके से फैलाई जा रही हैं उस पर मत पड़िए, उनके बहकावे मत आइए। और क्योंकि ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नाजुक होता है किसी भी देश के अंदर जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो विदेशी ताकतें हों चाहे देश के अंदर बैठे ऐसी ताकतें जो देश विरोधी हों, वो इन सब का लाभ उठा सकते हैं। और उन्हें बता रहे थे कि किस तरह से एक कमेंट, आपका एक कमेंट और सीधे जो है आईएसआई और जैश तक के आपके कनेक्शन करवाता है, किस तरह से वो भर्तियां होती हैं और जो ये मॉड्यूल पूरा डॉक्टरों का हुआ, कैसे इसको सेट किया गया होगा, इन सब बातों में चर्चा कर रहे थे। फिलहाल हमें अभी भी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है कि जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से या तमाम एजेंसियों की तरफ से हमको मिलेगी, और वो सारे सवाल जो अब तक सभी के मन में कौंध रहे हैं कि आखिरकार कौन, कब, कहां, कैसे 5WH1 जो सवाल है वो जवाब चाहिए कि इनका मकसद क्या था। इतने बड़े लेवल पे देश के अंदर गिरफ्तारियां चल रही हैं, हर कोने से अरेस्टिंग की जा रही है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कहां इनका प्लान क्या था और ये किसके इशारे पर देश के अंदर बैठकर देश का अनाज खाकर और फिर देश को ही दहलाने की साजिश कर रहे थे। शुक्रिया।